नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। साथियों, अगर आप कला विषय से टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या किसी अन्य एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन है, चिंता मणिकर ने चित्रकला की शिक्षा किससे प्राप्त की। ऑप्शन ए अवनी बाबू, ऑप्शन बी नंदलाल बसु, ऑप्शन सी मजूमदार एंड लास्ट ऑप्शन डी राजा रवि वर्मा। तो चिंता मणिकर ने चित्रकला की शिक्षा क्षितेंद्रनाथ मजूमदार से प्राप्त की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर बात करते हैं चिंता मणिकर के बारे में तो इनका जन्म 19 अप्रैल 1915 में होता है। कब? 19 अप्रैल 1915 में चिंता मणिकर का जन्म होता है। कहाँ होता है? तो खड़गपुर, पश्चिम बंगाल में। कहाँ होता है? खड़गपुर, पश्चिम बंगाल में 19 अप्रैल 1915 को इनका जन्म होता है। ये प्रसिद्ध थे किस रूप में? तो मूर्तिकार के रूप में। चिंता मणिकर इनकी प्रसिद्धि है मूर्तिकार के रूप में। ये मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। अगर बात करते हैं ये मूर्ति शिल्प का अध्ययन इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता से इन्होंने मूर्तिकला की शिक्षा ग्रहण की थी। कहाँ से? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता से। ये अपने मूर्ति शिल्पों को ये अपनी मूर्ति शिल्पों को कैसे निर्माण करते थे? अमूर्त शैली में। ये अपने मूर्ति शिल्पों को अमूर्त शैली में निर्माण करते थे। अगर बात करते हैं इनका माध्यम क्या था मूर्त बनाने का, तो धातु, टेराकोटा, प्लास्टर, कास्ट, इस सब माध्यम से ये मूर्तियों का निर्माण करते थे। तो चिंता मणिकर ने चित्रकला की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्षितेंद्रनाथ मजूमदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी चित्रकला में नायिका भेद संबंधित सर्वप्रथम चित्र किस शैली में बने? ऑप्शन ए कांगड़ा शैली, ऑप्शन बी गुलेर शैली, ऑप्शन सी गढ़वाल शैली एंड लास्ट ऑप्शन डी चंबा शैली। तो पहाड़ी चित्रकला में नायिका भेद संबंधित चित्र ये गुलेर शैली में बनते हैं। सर्वप्रथम किस शैली में बनते हैं? तो यह गुलेर शैली में। अगर बात करते हैं गुलेर शैली की स्थापना कब होती है? तो 1405 में। इम्पॉर्टेंट है कि गुलेर शैली की स्थापना कब होती है? 1405 में। किसके द्वारा? तो राजा हरिश्चंद्र के द्वारा। गुलेर शैली की स्थापना 1405 में राजा हरिश्चंद्र के द्वारा गुलेर शैली की स्थापना होती है। अगर बात करते हैं गुलेर शैली के लगभग 14 चित्र प्राप्त हुए हैं जो रामायण पर आधारित हैं। कितने चित्र? 14 चित्र। गुलेर शैली में 14 चित्र प्राप्त हैं जो रामायण पर आधारित हैं। गुलेर शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो नैनसुख। नैनसुख गुलेर शैली का प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि गुलेर शैली का चरमोत्कर्ष किसके समय दिखाई देता है? तो गोवर्धन चंद्र के समय गुलेर शैली का क्या दिखाई देता है? चरमोत्कर्ष दिखाई देता है। तो पहाड़ी चित्रकला में नायिका भेद संबंधित सर्वप्रथम चित्र किस शैली में बने हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गुलेर शैली। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपका क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए है 10.1 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 10.2 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 10.3 सेंटीमीटर एंड लास्ट ऑप्शन डी है 10.5 सेंटीमीटर। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 10.5 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न बन सकते हैं नर्तकी से।
पहला इम्पोर्टेंट बिंदु ये है कि नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। नर्तकी को एक नाम से और जाना जाता है, इसे द डांसिंग गर्ल भी कहा जाता है। इसका एक और नाम है, क्या है? कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है द डांसिंग गर्ल किस मूर्ति को कहते हैं। तो इसका एक नाम और है द डांसिंग गर्ल। अगर बात करते हैं इसका समय 2700 से 2000 ईसा पूर्व। इसका समय कितना है? 2700 से 2000 ईसा पूर्व नर्तकी का समय है कि इस समय यह प्राप्त हुई थी। अगर बात करते हैं इसकी ऊंचाई, पहली ऊंचाई तो सेंटीमीटर में है 10.5 सेंटीमीटर। अगर बात करते हैं या इंच में पूछेगा तो 4.1 इंच, 4.1 इंच इसकी ऊंचाई है। आप दोनों ऊंचाइयों को याद रखेंगे एग्ज़ाम के लिए, दोनों इम्पॉर्टेंट है। 10.5 सेंटीमीटर भी पूछ सकता है या 4.1 इंच भी पूछ सकता है। तो नर्तकी की ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर भी है और 4.1 इंच ऊंची है। अगर बात करते हैं, ये सब तो क्लियर हो गया, लेकिन ये किस माध्यम से बना हुआ है? तो यह कांस्य नर्तकी है, यानी कांस्य धातु से यह बना हुआ है। इसका निर्माण कांस्य से हुआ है। अगर बात करते हैं यह सुरक्षित कहाँ है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में नर्तकी की मूर्ति सुरक्षित है। तो इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या इम्पॉर्टेंट है यहाँ से समझ लीजिए एक बार। नर्तकी की ऊंचाई कितनी है? तो 10.5 सेंटीमीटर। अगर इंच में पूछेगा तो 4.1 इंच। नर्तकी की दो ऊंचाई दोनों पूछ सकता है एग्ज़ाम में, चाहे 4.1 इंच पूछे या 10.5 सेंटीमीटर पूछे, आपको दोनों पता होना चाहिए। फिर पूछ सकता है कि द डांसिंग गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? तो वह कौन है? नर्तकी। नर्तकी को द डांसिंग गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। यह किस धातु से बना हुआ है? तो कांसे से। कांसे धातु से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। अगर बात करते हैं इसका समय 2700 से 2000 ईसा पूर्व, 200 लिखे हैं 2000 हो गए यहाँ पर, 2700 से 2000 ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ यह सब आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मिट्टी का बना हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? मिट्टी का बना हुआ हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है बनौली एंड लास्ट ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो। तो मिट्टी का बना हल या कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनवाली से यह प्राप्त हुआ है। अगर बनवाली की बात करते हैं या कहाँ स्थित है? तो हरियाणा के हिसार ज़िले में। यह कहाँ स्थित है? तो हरियाणा का एक ज़िला है हिसार, या हिसार ज़िले में प्राप्त है। कहाँ? बनौली। बनवाली या हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि बनवाली का खोज किसने किया था? तो इसकी खोज 1973 में होती है। इसकी खोज कब होती है? तो 1973 में इसकी खोज होती है। किसने किया था? तो आर.एस. बिष्ट ने। आर.एस. बिष्ट ने बनवाली का खोज किया था। यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो सरस्वती। सरस्वती नदी के तट पर यह स्थित है। तो उम्मीद करता हूँ यह भी आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्टामीरा की गुफाएं किस देश में स्थित है? अल्टामीरा की गुफा किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है स्पेन एंड लास्ट ऑप्शन डी है भारत। तो अल्टामीरा की गुफा किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी स्पेन। अगर बात करते हैं अल्टामीरा के बारे में तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि इसकी खोज कब हुई थी? तो इसकी खोज हुई थी 1879 में अल्टामीरा की खोज हुई थी। किसने किया था? तो इसकी खोज 8 वर्ष की एक बालिका थी जिसका नाम था मारिया सातुओला। मारिया सातुओला ने 8 वर्ष की उम्र में इसकी खोज की थी। कब? 1879 में।
कितनी वर्ष की थी वो? 8 वर्ष की। तो अल्टामीरा गुफा कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? तो स्पेन में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्पेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय प्रसिद्ध हुई? किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय प्रसिद्ध हुई? ऑप्शन ए है मान सिंह, ऑप्शन बी है सावंत सिंह, ऑप्शन सी है महेंद्र सिंह एंड लास्ट ऑप्शन डी है भगवान दास। तो किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय प्रसिद्ध हुई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सावंत सिंह। अगर बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा कि कैसे प्रश्न बनेंगे एग्जाम में। पहला प्रश्न बनेगा किशनगढ़ शहर या कृष्णगढ़ की स्थापना किसने किया था? शैली की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ किशनगढ़ की बात कर रहे हैं। किशनगढ़ शहर या कृष्णगढ़, इसी को कृष्णगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो एग्ज़ाम में प्रश्न बन सकता है कि किशनगढ़ शहर या कृष्णगढ़ की स्थापना जोधपुर के राजा उदय सिंह ने किया था। किसने? जोधपुर के राजा हैं कौन? उदय सिंह। इन्होंने किशनगढ़ या कृष्णगढ़ की स्थापना की थी। जोधपुर के राजा उदय सिंह के 8वें पुत्र किशन सिंह, इनके पुत्र कौन हैं? किशन सिंह। इन्होंने किशनगढ़ की स्थापना की थी। किसने? किशन सिंह। ये उदय सिंह के पुत्र हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा एक बार। किशनगढ़ शहर या किशनगढ़, किशनगढ़ शहर या कृष्णगढ़ की स्थापना जोधपुर के राजा उदय सिंह के 8वें पुत्र, कौन से पुत्र हैं? 8वें पुत्र किशन सिंह ने 1609 में किया था। कब? 1609 में इसकी स्थापना की थी। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि किशनगढ़ शैली की खोज किसने किया था? ये तो किशनगढ़ एक क्या है? शहर है। अब बात करते हैं किशनगढ़ शैली की खोज किसने किया था? तो किशनगढ़ शैली की खोज 1943 में होती है। कब? 1943 में। किशनगढ़ की खोज 1943 में किसने किया था? तो एरिक डिक्सन महोदय ने। एरिक डिक्सन महोदय ने 1943 में किशनगढ़ शैली की खोज की थी। किसकी? शैली की। अब इसकी बात कर रहे हैं। किशनगढ़ शैली की खोज 1943 में एरिक डिक्सन महोदय ने किया था। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, कौन सी? किशनगढ़ पेंटिंग। एरिक डिक्सन महोदय की एक पुस्तक है, कौन सी? किशनगढ़ पेंटिंग। ये एग्ज़ाम में प्रश्न बनता है कि किशनगढ़ पेंटिंग किसकी पुस्तक है? तो एरिक डिक्सन महोदय की है। किशनगढ़ की चित्र शैली के संस्थापक कौन थे? तो नागरीदास। नागरीदास महोदय ये किशनगढ़ चित्र शैली के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। कौन? नागरीदास। तो ये इम्पॉर्टेंट बन सकता है किशनगढ़ से क्वेश्चन। तो किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय प्रसिद्ध हुई? तो राजा सावंत सिंह। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजा सावंत सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम शवाधान की दाह प्रक्रिया शुरू की गई थी। ऑप्शन ए पूर्व पाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी नवपाषाण काल एंड लास्ट ऑप्शन डी सैंधव काल। तो सर्वप्रथम शवाधान की दाह प्रक्रिया कब शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मध्य पाषाण काल। अगर बात करते हैं मध्य पाषाण काल, तो पूर्व पाषाण काल और नवपाषाण काल, ये दोनों को पूर्व पाषाण काल और नवपाषाण काल के मध्य संक्रमण काल को मध्य पाषाण कहते हैं। मतलब पूर्व पाषाण काल, ऑप्शन नंबर ए, पूर्व पाषाण काल और नवपाषाण काल, इसके मध्य जो समय है उसी को मध्य पाषाण काल कहते हैं। अगर बात करते हैं भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया था? तो CL कार्लाइन ने। इनके द्वारा 1867 में। कब? 1867
1867 की घटना है, ये याद रखिएगा। 1867 में ये विंध्यन क्षेत्र में इसकी जानकारी दी थी। किसने? C.L. कार्लाइन महोदय ने 1867 में विंध्यन क्षेत्र में मध्य पाषाण काल की जानकारी दी थी। अगर बात करते हैं मध्य पाषाण काल में, इसमें माइक्रोलिथिक छोटे छोटे औजारों का प्रयोग करना आरंभ हो गया था। किसमें? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे औजारों का उपयोग करना शुरू हो गया था, जिसे हम माइक्रोलिथ औजार बोलते हैं। इसमें छोटा छोटा औजार होता है। तो सर्वप्रथम समाधान की दाह प्रक्रिया शुरू की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य पाषाण काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने कमल जैसे आकार के लिए प्रसिद्ध बहाई मंदिर, कौन सी मंदिर है? बहाई मंदिर भारत के किस नगर में है? ऑप्शन ए है प्रयागराज, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है दिल्ली एंड लास्ट ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। अपने कमल जैसे आकार के लिए प्रसिद्ध है बहाई मंदिर, ये भारत के दिल्ली शहर में है। कहाँ है? दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय वास्तुकला से सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार पाया गया है। ऑप्शन ए है एलिफेंटा गुफा, ऑप्शन बी है अजंता गुफा, ऑप्शन सी है लोमस ऋषि गुफा एंड लास्ट ऑप्शन डी है बाघ गुफा। तो भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लोमस ऋषि गुफा। लोमस ऋषि गुफा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। वयन की सबसे अधिक विविधता किसमें दिखाई जा सकती है? ऑप्शन ए है टेम्परा, ऑप्शन बी है कोलाज, ऑप्शन सी है बाटिक एंड लास्ट ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलाज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोलाज। अगर वयन की बात करते हैं तो वयन का संबंध होता है वस्तुओं की बाहरी त्वचा या परत से। ध्यान से सुनिएगा, वयन का संबंध होता है बाहरी त्वचा, कोई वस्तु है उसकी बाहरी त्वचा या परत से होती है, उसी को हम वयन कहते हैं। बाहरी त्वचा या परत से होता है वयन का संबंध। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अर्पिता सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है राजस्थान एंड लास्ट ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो अर्पिता सिंह का जन्म कहाँ होता है? तो इनका जन्म पश्चिम बंगाल में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। एक जिला है बारानगर, बारानगर पश्चिम बंगाल में अर्पिता सिंह का जन्म होता है। अगर बात करते हैं कला की शिक्षा, इन्होंने स्कूल ऑफ आर्ट दिल्ली पॉलिटेक्निक नई दिल्ली से इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की थी। 1962 में, कब की घटना है? 1962 की। 1962 में ये अर्पिता सिंह का विवाह परमजीत सिंह से होता है। किससे? परमजीत सिंह से। अंजुम सिंह इनकी बेटी का नाम था, परमजीत सिंह इनके पति का नाम है और अंजुम सिंह इनकी बेटी हैं। ये कलाकार ग्रुप द अज्ञात के संस्थापक के रूप में जानी जाती हैं। कौन से कलाकार के ग्रुप की? तो द अज्ञात के संस्थापक के रूप में अर्पिता सिंह जानी जाती हैं। फंतासी इनकी प्रसिद्ध चित्र है। कौन सी? फंतासी, अंजुम सिंह की फंतासी इनकी एक प्रसिद्ध चित्र है जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। समकालीन कला में सर्वाधिक चर्चित चितेरियों में से इनका एक नाम है अर्पिता सिंह।
तो इनका जन्म कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, महावीर स्वामी की माता का नाम था? ऑप्शन ए त्रिशला, ऑप्शन बी मंगूबाई, ऑप्शन सी कपिला एंड लास्ट ऑप्शन डी संतोषी। तो महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा त्रिशला। अगर बात करते हैं महावीर स्वामी का जन्म कब होता है, तो 599 से 527 ईसा पूर्व, 599 से 527 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म होता है, कुंडग्राम वैशाली में। अगर बात करते हैं जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी जाने जाते हैं। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर के रूप में ये जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी लघुचित्र चांद बीबी पोलो खेलते हुए ये किस उपशैली से संबंधित है? चांद बीबी पोलो खेलते हुए या चौगान खेलते हुए? पोलो के जगह यहाँ पर लिख उठेगा चौगान, ये भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न ऐसे भी बन जाएगा चौगान। तो दक्षिणी लघुचित्र चांद बीबी पोलो या चौगान खेलते हुए किस उपशैली से संबंधित है? ऑप्शन ए है गोलकुंडा, ऑप्शन बी है अहमदनगर, ऑप्शन सी है बीजापुर एंड लास्ट ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोलकुंडा। अगर बात करते हैं गोलकुंडा की, तो गोलकुंडा के संस्थापक हैं इब्राहिम कुतुब शाह। गोलकुंडा के संस्थापक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो इब्राहिम कुतुब शाह। इसका चरमोत्कर्ष एवं स्वर्णकाल चित्रकला का मोहम्मद कुली कुतुब शाह के समय दिखाई देता है। तो चांद बीबी पोलो या चौगान खेलते हुए ये गोलकुंडा से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चरबा किसे कहते हैं? इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है हिरण की खाल की झिल्ली पर रेखांकन, ऑप्शन बी है सूक्ष्म चित्रकला के एल्बम, ऑप्शन सी है रंगों की सहायता से गोलाई दर्शाना, दर्शना नहीं दर्शाना। नेक्स्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चरबा किसे कहते हैं? तो हिरन की खाल की झिल्ली पर रेखांकन करना, हिरन की खाल की झिल्ली पर रेखांकन करना, उसी को हम चरबा बोलते हैं। और सूक्ष्म चित्रकला के एल्बम, इसे क्या बोलते हैं? मुरक्का, मुरक्का, मुरब्बा नहीं मुरक्का, या मुनक्का भी मत समझिएगा, मुरक्का। मुरक्का क्या है? सूक्ष्म चित्रकला के एल्बम, इसे हम मुरक्का बोलते हैं। अगर बात करते हैं रंगों की सहायता से गोलाई दर्शाना, इसे क्या बोलते हैं? वर्तना। ये रहा वर्तना, वर्तना। वर्तना की डिफिनीशन क्या हो जाएगी? रंगों की सहायता से गोलाई को दर्शाना, ये क्या हो जाएगा? वर्तना। मुरक्का की डिफिनीशन क्या हो जाएगी? सूक्ष्म चित्रकला के एल्बम को मुरक्का बोलते हैं। चरबा क्या है? हिरण की खाल की झिल्ली पर रेखांकन करना, उसी को हम चरबा बोलते हैं। चरबा क्या है? हिरण की खाल की झिल्ली पर रेखांकन करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, दिशा के आधार पर मुखाकृतियाँ बनती हैं। ऑप्शन ए है 3 प्रकार से, ऑप्शन बी है 4 प्रकार से, ऑप्शन सी है 5 प्रकार से एंड लास्ट ऑप्शन डी है 7 प्रकार से। तो दिशा के आधार पर मुखाकृतियाँ कितने प्रकार से बनती हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7 प्रकार से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 7 प्रकार से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आधुनिक भारतीय भूदृश्य चित्रण के चित्रकार हैं। ऑप्शन ए है सतीश गुजराल, ऑप्शन बी है राम कुमार, ऑप्शन सी है विनोद बिहारी मुखर्जी एंड लास्ट ऑप्शन डी नंदलाल बसु। तो आधुनिक भारतीय भूदृश्य
चित्रण के चित्रकार कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राम कुमार। अगर हम राम कुमार की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रश्न बनता है कि इनका जन्म कब होता है। तो राम कुमार का जन्म कब होता है? 1924 में। ये तो बात हो गई कि इनके जन्म की, लेकिन स्थान कौन सा है? तो शिमला। 1924 में शिमला में राम कुमार का जन्म होता है। अगर बात करते हैं राम कुमार के चित्रों में विसर्जन के में सृजन, ध्यान से सुनिएगा, राम कुमार के चित्रों में विसर्जन में सृजन, विलय में लय तथा शिल्प में सत्यम शिवम सुंदरम का समावेश प्रभावशाली रहा है। ध्यान से सुनिएगा, राम कुमार के चित्रों में विसर्जन का सृजन, विसर्जन का सृजन, विलय का लय, विलय में क्या हो जाएगा? लय, तथा शिल्प में क्या रहेगा? सत्यम शिवम सुंदरम का समावेश प्रभावशाली रहा है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि राम कुमार ने भारत में अमूर्तता की शुरुआत की थी। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो आधुनिक भारतीय भूदृश्य चित्रण के चित्रकार कौन हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राम कुमार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रसिद्ध स्मारक जहाज महल में किस प्रादेशिक भारतीय इस्लामी शैली का प्रतिनिधित्व हुआ है? ऑप्शन ए है दिल्ली साम्राज्य, ऑप्शन बी है मालवा, ऑप्शन सी है दक्कन एंड लास्ट ऑप्शन डी है गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मालवा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मालवा। प्रसिद्ध स्मारक कौन सी है? जहाज महल। कौन सी महल? जहाज महल में किस प्रादेशिक भारतीय इस्लामी शैली का प्रतिनिधित्व हुआ है? तो मालवा का हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया? इम्पॉर्टेंट है, डाउट वाला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है जहांगीर एंड लास्ट ऑप्शन डी है बाबर। अगर हम अकबर की बात करते हैं, पहले हम अकबर की बात करते हैं, तो अकबर के समय में कला का विकास होता है। अकबर के समय में क्या होता है? कला का विकास होता है। अकबर के समय में कला का विकास हुआ। अगर हुमायूं की बात करते हैं तो हुमायूं के समय मुग़ल शैली की नींव पड़ती है। इनके समय क्या होती है? मुग़ल शैली की नींव पड़ती है। जहांगीर की बात करते हैं तो इनके समय चित्रकला का स्वर्णकाल था। किस कला का? चित्रकला का। जहांगीर के समय चित्रकला का स्वर्ण काल था और शाहजहां के समय स्थापत्य कला का स्वर्ण काल था। बच गए बाबर। बाबर के समय क्या होता है? मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है। कहाँ? दिल्ली में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने किया। कहाँ किया? तो दिल्ली में। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? बाबर ने। एक बार ध्यान से सुनिएगा, अकबर के समय कला का विकास हुआ। अकबर के समय क्या हुआ था? तो कला का विकास हुआ। हुमायूं के समय मुग़ल शैली की नींव रखी गई। हुमायूं के समय मुग़ल शैली की नींव रखी गई। मुग़ल चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के समय था। मुग़ल चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के समय था और स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां के समय था। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां के समय था और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की। और कहाँ की थी? तो दिल्ली में। उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आया होगा। अगर किसी साथी को यहाँ पर डाउट हो या कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे।
वैसे तो सबको समझ में आ गया होगा इजी से, क्योंकि इजी इजी वर्ड यूज किए हैं। और किसी भी साथी को नहीं समझ में आया हुआ होगा तो आप कमेंट करिएगा, हम एक बार और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्रिस्टी क्या है? ऑप्शन ए है हस्त निर्मित कागज, ऑप्शन बी है कलाकृतियों का नीलामी घर, ऑप्शन सी है तैल चित्रण तकनीक, एंड लास्ट ऑप्शन डी है फोटोग्राफी में प्रयुक्त फिल्टर। तो क्रिस्टी क्या है? कलाकृतियों का नीलामी घर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्रिस्टी जो है वह कलाकृतियों का नीलामी घर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। माइकल एंजिलो ने मानव देहाकृति को कितने भागों में बांटा है? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8 एंड लास्ट ऑप्शन डी है 9। तो माइकल एंजिलो ने मानव देहाकृति को 8 भागों में बांटा है। कितने भागों में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 8 भागों में बांटा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। इम्पीरियल टोबैको कंपनी में कला निर्देशक पद पर कौन थे? बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है सुधीर रंजन खास्तगीर, ऑप्शन बी है गोपाल घोष, ऑप्शन सी है शैलोज मुखर्जी एंड लास्ट ऑप्शन डी है विकास भट्टाचार्य। तो इम्पीरियल टोबैको कंपनी में कला निर्देशक के पद पर कौन थे? शैलोज मुखर्जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शैलोज मुखर्जी। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा कि शैलोज मुखर्जी का जन्म कब होता है? तो इनका जन्म 1907 में हो जाता है। किसका? शैलोज मुखर्जी का जन्म 1907 में पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में शैलोज मुखर्जी का जन्म होता है। इनकी कला रंगवादी भाववादी थी। इनकी कला कैसी थी? रंगवादी। एग्ज़ाम में प्रश्न बनता है कि रंगवादी कला के रूप में जाने जाते हैं, तो कौन है वो? शैलोज मुखर्जी। ये यूरोपीय कलाकार मातिस से प्रेरणा लेते हैं। किस कलाकार से? मातिस। मातिस से इन्होंने प्रेरणा ली थी। शैलोज मुखर्जी जो है वो लोक कला व बसौली शैली से प्रभावित थे। ये इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा कलाकार है जो बसौली शैली एवं लोक कला से प्रभावित था। तो वह कौन है? शैलोज मुखर्जी। और इनका विवाह नहीं हुआ था। शैलोज मुखर्जी का विवाह नहीं हुआ था। एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा कि इम्पीरियल टोबैको कंपनी में कला निर्देशक के पद पर शैलोज मुखर्जी थे। अगर बात करते हैं शैलोज मुखर्जी का जन्म कब होता है, तो 1907 में। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। इनकी कला पर रंगवादी व भाववादी प्रभाव था। ये यूरोपीय कलाकार मातिस से प्रेरणा ली थी। इनका विवाह नहीं था। इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है कि लोक कला व बसौली शैली से कौन सा कलाकार प्रभावित था। तो वो कौन है? शैलोज मुखर्जी। इतना इनफ है आपके लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। माइकल एंजिलो द्वारा निर्मित द लास्ट जजमेंट किस पर बनी है? द लास्ट जजमेंट किस पर बनी है? किसने निर्मित किया है? माइकल एंजिलो ने। आइए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है छत पर, ऑप्शन बी है पत्थर पर, ऑप्शन सी है भित्ति पर एंड लास्ट ऑप्शन डी है कैनवास पर। तो माइकल एंजिलो द्वारा निर्मित द लास्ट जजमेंट या किस पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छत पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए छत पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तैल रंगों का प्रयोग कहाँ से प्रारंभ हुआ? इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है नीदरलैंड, ऑप्शन सी है जापान एंड लास्ट ऑप्शन डी है अमेरिका।
तो तैल रंगों का प्रयोग कहाँ से प्रारंभ होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्राइमावेरा क्या है? ऑप्शन ए है एक मूर्ति है, ऑप्शन बी है एक चित्र है, ऑप्शन सी है एक उपन्यास है, एंड लास्ट ऑप्शन डी एक भवन है। तो प्राइमावेरा क्या है? यह एक चित्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि यह एक क्या है? चित्र है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए आज का अंतिम प्रश्न की बात कर लेते हैं। द लाइफ ऑफ ए वर्जिन क्या है? द लाइफ ऑफ ए वर्जिन क्या है? ऑप्शन ए है चित्रकला, ऑप्शन बी है भित्ति चित्र, ऑप्शन सी है ऊटकट, एंड लास्ट ऑप्शन डी है मूर्तिकला। तो इम्पॉर्टेंट है कि द लाइफ ऑफ वर्जिन क्या है? तो यह एक ऊटकट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊटकट। उम्मीद करता हूँ आप लोग को सारे प्रश्न समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रश्न में किसी भी साथी को डाउट हो, न समझ में आया हो, कोई क्वेरी वगैरह हो, तो आप कमेंट करिएगा। हम वह प्रश्न फिर से लेंगे और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। हमारी तरफ से अगर किसी भी प्रश्न में गलत टिक हो गया हो या गलत आंसर बता दिए हैं तो आप कमेंट करिएगा, हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।